Good morning, everyone. Welcome to Chandigarh Career Group. My name is Kavita and my today's topic is Structure of Atom. Structure of Atom पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि हम इस वीडियो में क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटम, जिसमें हम देखेंगे कि एटम में क्या क्या होता है, मतलब एटम के अंदर क्या क्या होता है। देन हम देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, कि थॉमसन ने कैसे एटम के बारे में डिफाइन किया था, एटम को कैसे डिफाइन किया था, उसने एटम के बारे में क्या क्या बताया था। देन हम देखेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ थॉमसन मॉडल, देन रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल एंड देन ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहले बिफोर स्टडिंग स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम देखेंगे एटम क्या होता है। एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, अगर हम एटम को डिफाइन करते हैं तो एटम क्या होता है, इनविजिबल पार्टिकल होता है जो कि हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। अगर हम कंसिडर करें एक चौक जो कि हम ब्लैक बोर्ड पे लिखने के लिए यूज करते हैं, अगर हम उसके सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल्स को देखें तो जो उसके सबसे छोटे से छोटे पार्टिकल होते हैं, जो एटम का साइज होता है वो उनके सबसे छोटे पार्टिकल से भी ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, जो हम नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। सो एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट इनविजिबल पार्टिकल विच कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आइज। ठीक है, अब जो एटम की जो फर्स्ट डेफिनेट थ्योरी थी वो किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने। John Dalton, the first definite theory about the structure of atom was defined by Dalton. John Dalton ने एटम के बारे में कुछ postulates दिए थे, लेकिन उस postulates में बहुत सारी limitations थी, इसलिए उसे बाद में कंसिडर नहीं किया गया। लेकिन जॉन डाल्टन जो थे वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में डेफिनेट थ्योरी दी थी, फर्स्ट डेफिनेट थ्योरी दी थी। तो कभी भी आपको अगर एग्जाम्स में आता है कि फर्स्ट डेफिनेट थ्योरी किसने दी थी, तो आप वहां पे लिखेंगे जॉन डाल्टन। अब हम पढ़ेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ एटम के बारे में। कॉम्पोजिशन ऑफ एटम में हम क्या देखेंगे कि एटम में क्या क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। अगर हम बात करें द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज, जिसे हम ऐसे भी लिखते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज पॉजिटिव, सो प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अगर हम देखें P फॉर प्रोटॉन, P फॉर पॉजिटिव, and the neutron are neutral, N for neutron, N for neutral. The discovery of electron was done by J.J. Thomson. J.J. Thomson थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी। Then प्रोटॉन की डिस्कवरी, the discovery of proton was done by E. Goldstein and the discovery of neutron was done by James Chadwick. तो हम देखते हैं कि प्रोटॉन की जो डिस्कवरी है वो ई गोल्डस्टीन ने की थी, लेकिन कई कई बुक्स में रदरफोर्ड भी लिखा हुआ होता है, तो वो गलत नहीं है। मतलब रदरफोर्ड कौन से थे, रदरफोर्ड वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटॉन का नाम दिया था, लेकिन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन वाज डन बाय ई गोल्डस्टीन। सो अगर आपको कभी भी एग्जाम्स में आता है, अगर ऑप्शंस में रदरफोर्ड या ई गोल्डस्टीन, तो जो भी आपको ऑप्शन लिखा हुआ होगा आपने वो टिक कर देना है। लेकिन द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन वाज डन बाय ई गोल्डस्टीन एंड द नेम प्रोटॉन वाज गिवन बाय रदरफोर्ड। Then charge of electron, the charge of electron is minus 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. Coulomb क्या है, unit of charge, and the charge of proton is 1.602 into 10 to the power minus 19 coulomb. If we compare the charge of electron and proton, तो दोनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा। तो only difference lies in the sign. The electron are negatively charged, so the sign negative is given here and the proton are positively charged, तो इनके साथ साइन लगता है पॉजिटिव। एंड न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, न्यूट्रल। वहीं अगर हम मास की बात करें तो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 to the power minus 31 kg, मास की यूनिट होती है kg। ठीक है, प्रोटॉन 1.673 इंटू 10 to the power minus 27 kg, and the mass of neutron is 1.673 into 10 to the power minus 27 kg. So if we compare the mass of proton and neutron, तो दोनों का mass same होता है। ठीक है, and the charge of electron and proton is same. ठीक है, तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि एटम इज कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन आर पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन आर न्यूट्रल, एंड द charge of electron and proton is same, the only difference lies in the sign.
वैसे ही न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल। और अगर हम मास की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज सेम, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसके बाद हम देखेंगे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम वॉज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल। ठीक है, थॉमसन मॉडल जो है, जो थॉमसन मॉडल हमारा है, उसे हम वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं और प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं। इन दोनों नाम से हम थॉमसन मॉडल को जाना जाता है। इन दिस model atom is treated as the sphere of radius 10⁻⁻10 meter in which positive charge particle are uniformly distributed and negatively charged electron are embedded through them. ठीक है, and atomic radius is 10⁻⁻10 meter or 10⁻⁻8 centimeter. तो थॉमसन मॉडल का पहला हमने क्या पढ़ा, पहली बात क्या पढ़ी हमने कि थॉमसन मॉडल किसने दिया। थॉमसन मॉडल इज आल्सो नोन एज प्लम पुडिंग और वाटरमेलन मॉडल। थॉमसन ने क्या किया था, एटम को, यहाँ पे देखेंगे थॉमसन ने क्या किया था, एटम को वाटरमेलन से कंपेयर किया था और प्लम से कंपेयर किया था। थॉमसन ने क्या बोला था, जैसे कि एटम जो होता है वो स्फेयर शेप का होता है और वाटरमेलन भी क्या होता है, स्फेयर शेप का। जैसे वाटरमेलन स्फेयर शेप का होता है वैसे ही एटम भी क्या होता है, स्फेयर शेप का। जैसे कि वाटरमेलन में बीच बीच में क्या होती है, सीड्स होती हैं, और मोस्ट ऑफ द पार्ट जो होता है वो रेड वाला पोर्शन होता है। मोस्ट पार्ट जो होता है वो मतलब रेड वाला पोर्शन होता है और बीच बीच में सीड्स होती हैं। वैसे ही एटम भी क्या होता है, एटम में भी मोस्ट पार्ट जो होता है वो एम्प्टी होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे ऑरेंज वाला पार्ट, और जो बीच बीच में क्या होता है, सीड्स की तरह यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। सो थॉमसन कंपेयर्ड द एटम विद द वाटरमेलन। जैसे कि वाटरमेलन में बीच बीच में सीड्स होती है एम्बेडेड, वैसे ही एटम में भी बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, एटम भी स्फेयर शेप का होता है, वाटरमेलन भी स्फेयर शेप का। सिमिलरली थॉमसन कंपेयर्ड द एटम विद द प्लम पुडिंग मॉडल। ठीक है, प्लम में भी उसने ऐसे बोला कि उसने क्या किया, उसने कहा कि जैसे कि एटम में बीच बीच में सीड्स होती हैं, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी एटम में बीच बीच में इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, वैसे ही प्लम पुडिंग में क्या होता है, बीच बीच में रेजिन होते हैं। सो थॉमसन कंपेयर्ड द एटॉमिक मॉडल विद वाटरमेलन एज वेल एज विद Thomson compared the atomic model with watermelon and with plum pudding. So Thomson model is also known as watermelon or plum pudding model. दूसरी चीज क्या बोली उसने, in this model atom is treated as a sphere of 10⁻⁻8 meter. ठीक है, उसने क्या बोला कि जो एटम का स्फेयर होता है वो 10⁻⁻8 मीटर होता है, और पॉजिटिव चार्ज इन विच पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब उसने कहा कि जो ये एम्प्टी स्पेस है, जो एटम में ये ऑरेंज वाला एरिया है, वो क्या होगा, वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पिंक वाला पार्ट जो है, पिंक वाला जो एरिया है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं। मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन इट। ठीक है, उसके बाद उसने क्या बोला, एटॉमिक रेडियस, एटम का रेडियस 10⁻10⁻10 मीटर और 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। अब जो थॉमसन थे, थॉमसन ने क्या क्या फीचर्स बताए थे अपने मॉडल के बारे में। एन एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर एंड इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड इन दिस। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि एटम क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है। मतलब जो एटम में जो ज्यादातर जो ये पार्ट होता है, ये क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। ठीक है, और इसके बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन ऐसे एम्बेडेड होते हैं। इसके बीच में नेगेटिवली, जैसे एटम है, इसके बीच में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, और बीच वाला जो पार्ट होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा। ठीक है, सेकंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अकॉर्डिंग टू थॉमसन ने यही बोला कि जो एटम में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब नंबर ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एंड द पॉजिटिव चार्ज पार्ट ऑफ द एटम इज इक्वल, सो द एटम एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो थॉमसन ने दो बातें बोली। ठीक है, तो एक तो थॉमसन मॉडल को हम प्लम पुडिंग या फिर वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। और दूसरी चीज उसने पहली चीज क्या बोली, और कि एटम में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या होता है, इक्वल होता है मैग्नीट्यूड में।
अब हमने थॉमसन का मॉडल देखा, लेकिन थॉमसन में क्या था, थॉमसन ने जो बातें बोली थी अपने मॉडल के बारे में वो सारी की सारी सही थी, मतलब लेकिन जब दूसरा मॉडल आया, जैसे रदरफोर्ड मॉडल जब आया, तो उसमें जब वो एक्सपेरिमेंट हुआ उससे बाद में पता चला कि थॉमसन मॉडल में कुछ ना कुछ कमियां है। तो वो हम लिमिटेशंस देखेंगे क्या है। इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट अबाउट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हमने थॉमसन मॉडल में क्या देखा कि एक स्फीयर होता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, बीच बीच में इलेक्ट्रॉन एम्बेडेड होते हैं, लेकिन उस मॉडल में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करते हैं। मतलब अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, स्टैटिक मोशन में होते हैं, मतलब वो एक ही जगह पे रहते हैं। लेकिन ये अगर हम आगे वाले मॉडल्स में देखेंगे रदरफोर्ड में या बोहर में, तो उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं होते। ठीक है, केमिस्ट्री में ऐसी होता है ना मेनली कि जैसे थॉमसन आए, थॉमसन ने अपने बारे मॉडल के बारे में बताया, फिर रदरफोर्ड आए, जब रदरफोर्ड ने कुछ अपने मॉडल के बारे में बताया तो उनके मॉडल से पता चला कि एटम में ये सब भी है, लेकिन वो चीजें थॉमसन ने नहीं बताई, उसकी वजह से लिमिटेशंस आई, लिमिटेशंस पता चली थॉमसन मॉडल के बारे में। तो वही लिमिटेशन है ये कि एटम अकॉर्डिंग टू थॉमसन जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्टैटिक होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं थी जब हमने रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बारे में पढ़ा। तो इसकी पहले लिमिटेशन यही थी, इट इज अ स्टैटिक मॉडल, इट डज नॉट रिफ्लेक्ट द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड चीज अगर हम देखेंगे, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। सेकेंड चीज यही है कि थॉमसन ने अपने मॉडल में स्टेबिलिटी के बारे में नहीं एक्सप्लेन किया, ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया। सो द ड्रॉबैक, दो ड्रॉबैक है, एक तो स्टैटिक मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन और दूसरा कुडंट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। अब हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड के बारे में। रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। बिफोर स्टडिंग रदरफोर्ड हम उसके स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बारे में देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया था रदरफोर्ड ने, क्या किया था, गोल्ड फॉइल की शीट ली थी, ये है गोल्ड फॉइल की शीट। रदरफोर्ड ने क्या किया था, ये गोल्ड फॉइल की शीट है, ये ब्लू कलर की गोल्ड फॉइल की शीट है, उस पे उसने क्या किया था, ये सोर्स, दिस इज सोर्स, उस पे उसने फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कराए थे। ठीक है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल। अब हम ये वाला मॉडल यहाँ पे देखते हैं हम कैसे करा था। उसने क्या किया था, कंसिडर किया था, रदरफोर्ड ने कहा था कि गोल्ड फॉइल की शीट लेंगे, ये गोल्ड फॉइल की शीट है, उस पे उसने क्या करा था, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स भेजे थे, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल। तो तीन बातें जब उसने एक्सपेरिमेंट किया, सबसे पहले ऐसे होता है ना, पहले एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर ऑब्जर्व करते हैं कि एक्सपेरिमेंट से हमने क्या ऑब्जर्व किया, देन इट्स कंक्लूजन। तो सबसे पहले जब एक्सपेरिमेंट हुआ, एक्सपेरिमेंट यही हुआ कि जो फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल थे उन्हें गोल्ड फॉइल पे भेजा गया। तो हमें क्या पता चला, ये येलो कलर की गोल्ड फॉइल्स हैं, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को भेजा। तो फर्स्ट चीज जो ऑब्जर्व करी गई वो ये थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट में कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल, आप देख रहे हो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अगर हम एक गोल्ड फॉइल कंसिडर कर रहे हैं और गोल्ड फॉइल लीड है, तो इसमें जितने भी हम अल्फा पार्टिकल भेज रहे हैं, तो ज्यादातर जितने भी अल्फा पार्टिकल थे वो गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे। ठीक है, पहली ऑब्जर्वेशन यही थी कि ज्यादातर जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे। अगर हम सेकेंड ऑब्जर्वेशन की बात करें तो अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि ये जो है अल्फा पार्टिकल गया, ये स्मॉल डिफ्लेक्शन अकर हुई, अल्फा पार्टिकल गया स्मॉल डिफ्लेक्शन। ठीक है, स्मॉल डिफ्लेक्शन बाय एन एंगल, अल्फा पार्टिकल गया, एक स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई। तो यही हुआ था कि पहली चीज तो यही हुई थी कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। सेकंड चीज कि अल्फा पार्टिकल स्मॉल डिफ्लेक्शन अकर कर रहे थे। एंड द थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज अ वेरी फ्यू अबाउट 20,000 in one suffer a large deflection or even come back or deflected or by an angle of 180 degree। तो क्या हुआ था कि आपने देखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास हो गए थे, कुछ जो थे वो एंगल से डिफ्लेक्ट कर रहे थे, लेकिन जो 1000 में से 20,000 में से जो एक था, 20,000 में से जो एक अल्फा पार्टिकल था वो जाके वो उसकी बिल्कुल डायरेक्ट कोलिजन हो रही थी विद न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बारे में तो बाद में बताया। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस थी। अब इन ऑब्जर्वेशन से कंक्लूजन क्या निकलते हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉइल। अगर आप देखेंगे, अगर आपने गोल्ड फॉइल ली, उससे मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल अगर पास हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इससे क्या पता चला हमें कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। तो कंक्लूजन क्या निकला, देयर मस्ट बी वेरी लार्ज एम्प्टी स्पेस विद इन द एटम।
ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी, पहली चीज हमें ये पता चली। सेकेंडली, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, जो हमने देखा स्मॉल एंगल से जो कुछ अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट कर रहे थे, उससे क्या कंक्लूजन निकला, देयर मस्ट बी सम पॉजिटिव चार्ज दैट इज ऑक्यूपाइंग अ वेरी स्मॉल स्पेस विद इन द एटम, कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज है वहां पे जिससे अल्फा पार्टिकल क्या कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं किसी एंगल से, कि कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। अब थर्ड कंक्लूजन जो था कि 20,000 में से जो एक था वो जा रहा था और बिल्कुल वापस आ रहा था, वो न्यूक्लियस से ऐसे करके, ये तो बाद में हमें पता चला न्यूक्लियस था वो, लेकिन एक अल्फा पार्टिकल जैसे गया और वो बिल्कुल जाके बिल्कुल 180 डिग्री से डिफ्लेक्ट बैक हो गया। तो उससे क्या पता चला, द डायरेक्ट कोलिजन विद द हैवी पॉजिटिवली चार्ज मास दैट इज न्यूक्लियस। फिर बाद में पता चला कि जो वो एक जो था आउट ऑफ 20,000 वन जो था वो डिफ्लेक्ट बैक हो रहा था, उससे पता चला कि डायरेक्ट कोलिजन थी उस अल्फा पार्टिकल की पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से। सो ये था रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इट्स ऑब्जर्वेशन एंड इट्स कंक्लूजन। अब हम रदरफोर्ड मॉडल के, न्यूक्लियर मॉडल के फीचर्स देखेंगे कि रदरफोर्ड ने क्या बताया अब अपने मॉडल के बारे में। इन दिस द एटम in an atom the entire mass and the positively charged is concentrated in a very small region at the center called nucleus. So रदरफोर्ड ने क्या बोला कि उसके पूरे के पूरे मॉडल में एक छोटे से स्पेस में क्या है, न्यूक्लियस लाई करता है, एंड द इंटायर मास, सारा का सारा इंटायर मास और पॉजिटिवली चार्ज उस न्यूक्लियस में लाई करता है। सेकेंड जो चीज रदरफोर्ड ने बताई वो ये थी, द पॉजिटिवली चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस इज ड्यू टू प्रोटॉन। अभी हमने पीछे भी पढ़ा कंपोजिशन ऑफ एटम में कि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो उसने भी यही बोला कि जो एटम में जो पॉजिटिव चार्ज है, न्यूक्लियस में जो पॉजिटिव चार्ज है, इट इज ऑल ड्यू टू प्रोटॉन। ठीक है, थर्ड कंक्लूजन क्या बताया, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, जो न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है, while which balance the positive charge of the nucleus। अभी हमने देखा कि पॉजिटिव चार्ज इज ड्यू टू प्रोटॉन और नेगेटिव चार्ज इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, और जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है। थर्ड, द इलेक्ट्रॉन आर नॉट स्टेशनरी बट आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस एट वेरी हाई स्पीड लाइक प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। ठीक है, तो थर्ड चीज जो रदरफोर्ड ने बोली वो यही बोली कि इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं होते। अगर आपको याद हो तो अभी अभी मैंने बताया थॉमसन ने क्या करा था, इलेक्ट्रॉन को स्टैटिक मोशन बोला था कि इलेक्ट्रॉन का स्टैटिक मोशन होता है, लेकिन रदरफोर्ड ने बताया कि इलेक्ट्रॉन स्टैटिक नहीं होते, दे आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस विद वेरी हाई स्पीड। वो न्यूक्लियस के अराउंड बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन है वो बहुत हाई स्पीड से रिवॉल्व करते हैं सन के अराउंड। जैसे कि हम कंपेयर करेंगे, सन होता है, सन के अराउंड क्या करते हैं, प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं एक इलिप्टिकल पाथ में, वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं एक पाथ में, जिसके बारे में आगे बोहर ने बताया था। पाथ के बारे में न्यूक्लियर मॉडल में कुछ नहीं रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया था। फोर्थ, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूट्रल। तो जो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने क्या बताया, मेन चीज न्यूक्लियस के बारे में बताया उसने कि न्यूक्लियस एटम के सेंटर में लाई करता है, जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का वो प्रोटॉन की वजह से होता है, जो न्यूक्लियस है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होता है, और दूसरी चीज कि इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो है वो स्टेशनरी नहीं होते, लेकिन वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बाइंड रहते हैं। अब जैसे ही मैंने बताया, पहले भी मैंने बताया था, रदरफोर्ड की भी क्या थी, थॉमसन की भी क्या थी, कुछ लिमिटेशंस थी। उसका रीजन ये था कि जैसे थॉमसन ने मेनली इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करी थी, ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने मॉडल में और भी बातें बताई, लेकिन वो वैलिड नहीं थी, और वो कब पता चली, जब दूसरे साइंटिस्ट ने एटम के बारे में डिस्कवरी करी। वैसे ही जब रदरफोर्ड ने अपनी डिस्कवरी करी तो उन्होंने थॉमसन की कुछ लिमिटेशंस बताई, लेकिन जब थॉमसन के बाद बोहर आए थे, जो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, इस वीडियो के मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तो उन्होंने अपने मॉडल के बारे में बताया, तो उससे पता चला कि थॉमसन के मॉडल में भी कुछ कमियां थी। तो वो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। अब जो रदरफोर्ड थे वो स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाए। उन्होंने कैसे नहीं बताया, देखो कि न्यूक्लियस होता है, हमें पता है न्यूक्लियस
न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज भी होता है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का कुछ चार्ज है, अगर वो एक ही पाथ में रिवॉल्व करता रहेगा, एक पॉइंट आएगा जब वो न्यूक्लियस में कोलाइड कर देगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा। तो अगर न्यूक्लियस में आके इलेक्ट्रॉन गिर जाते हैं या न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो स्टेबिलिटी कैसे मेंटेन रही, तो उसके बारे में रदरफोर्ड ने कोई बात नहीं बोली, ठीक है, उसके बारे में आगे बोहर ने बताया था। लेकिन रदरफोर्ड ने इसकी स्टेबिलिटी के बारे में कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस या प्रोटॉन एक दूसरे से कैसे अट्रैक्ट नहीं होते, ऐसा क्या होता है, उसके बारे में रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया। दूसरा, ही कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन के बारे में भी रदरफोर्ड ने कुछ नहीं बताया, ठीक है। तो ये आज हम रदरफोर्ड तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बोहर के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या क्या देखेंगे, टॉपिक टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो। पहला हम पढ़ेंगे, यहाँ के बाद बोहर मॉडल देखेंगे हम, और उसमें भी कुछ लिमिटेशंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, देन कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। ये तीनों के तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे। और मास नंबर और एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम ये वीडियो यहीं तक कंप्लीट करेंगे। अप टू हमने क्या क्या पढ़ा आज, थॉमसन के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में और कंपोजिशन ऑफ एटम के बारे में। ओके, थैंक यू।